दोस्तों हाल के महीनों में हमें यूएस के लेबर मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेऑफ्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और न्यू जॉब क्रिएशन का प्रोसेस लगभग कोलैप्स कर चुका है। और इसीलिए दोस्तों यूएस लेबर मार्केट को सपोर्ट करने के लिए फेडरल रिजर्व को अपने सितंबर 2025 की मीटिंग में फेड फंड्स रेट को घटाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा। अब रेट कट्स का इक्विटी मार्केट्स पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? यूजुअली रेट कट्स और लोअर इंटरेस्ट रेट्स को इक्विटी मार्केट्स के लिए एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, लेकिन इस बात के एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल सितंबर 2024 के बाद जब फेडरल रिजर्व ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फेड फंड्स रेट को घटाना शुरू किया, उसके रिएक्शन में हमें निफ्टी में रैली के बजाय अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इसीलिए इस स्टेज में बड़ा सवाल यह है कि रेट कट्स के रिएक्शन में इस साल निफ्टी का रिएक्शन क्या हो सकता है? क्या पिछले साल की तरह फिर से हमें निफ्टी में एक इंटरिम करेक्शन देखने को मिल सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा मैजिक ग्लोबल मैक्रो पैरामीटर है जिसके सहारे ऐसा कोई इंटरिम पुलबैक अगर इक्विटी मार्केट्स में आता भी है तो ऐसे किसी इंटरिम पुलबैक के पहले हम इक्विटी मार्केट से बाहर आ सके, इक्विटी मार्केट से हम हमारे एग्जिट को टाइम कर सके? पहले आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने इस बारे में चर्चा शुरू की थी कि आने वाले समय में हमें निफ्टी में एक रैली दिख सकता है या निफ्टी में एक इंटरिम करेक्शन दिख सकता है। आज का जो वीडियो है वो पिछले हफ्ते के मेरे वीडियो का कंटिन्यूएशन है, उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 जो कि मैंने पिछले हफ्ते पोस्ट किया था वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे विनती होगी कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इससे आपको आज की वीडियो को समझने में भी और ज्यादा आसानी होगी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। मैंने मेरे हिंदी वीडियोस को पोस्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड हिंदी चैनल शुरू किया है और आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मेरे वीडियोस को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पोस्ट करूं। फिलहाल के लिए मेरे हिंदी चैनल का रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं मेरे हिंदी वीडियोस को मेरे हिंदी चैनल के साथ साथ मेरे इंग्लिश चैनल में भी पोस्ट कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे मेरे हिंदी चैनल का रीच बढ़ेगा, मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में मैं मेरे हिंदी वीडियोस को एक्सक्लूसिवली मेरे हिंदी चैनल में ही पोस्ट करूं। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे हिंदी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे हिंदी चैनल का URL है youtube.com/इंद्रनील गुहा हिंदी। मैं इस URL को स्पेल भी किए देता हूं, youtube.com/इंद्रनील, दैट इज INDRAANIL, गुहा दैट इज GUHA, हिंदी दैट इज HINDI। और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे हिंदी चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने मेरे इंग्लिश चैनल को दिया है। अब वापस आते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने 2 इंटरेस्ट रेट्स के बारे में चर्चा की थी। पहला था फेड फंड्स रेट, जो कि होता है ओवरनाइट लेंडिंग रेट। ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा इंटरेस्ट रेट है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी वो है यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में ये देखा कि जब भी शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट और लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स, मतलब फेड फंड्स रेट और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये 2 इंटरेस्ट रेट जब भी तालमेल बना के एक साथ नीचे आ रहे होते हैं, ये इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे समय में यूजुअली इक्विटी मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग रैलीज देखने को मिलती है। और जब भी इन 2 इंटरेस्ट रेट्स के बीच एक डाइवर्जेंस बन जाता है, यानी कि फेड फंड्स रेट नीचे आ रहा होता है और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे होते हैं, ऐसे वक्त में इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी यूजुअली बहुत बढ़ जाती है। और ऐसे समय में यूजुअली देखा यह गया है कि हमें इक्विटी मार्केट्स में एक इंटरिम पुलबैक देखने को मिलता है। इन दोस्तों क्या कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा मैजिक ग्लोबल मैक्रो पैरामीटर है जिसके सहारे आने वाले समय में अगर ऐसा कोई इंटरिम पुलबैक इक्विटी मार्केट में होता भी है तो ऐसे इंटरिम पुलबैक के पहले हम इक्विटी मार्केट से निकल सके, इक्विटी मार्केट से हम हमारे एग्जिट को टाइम कर सके? इन दोस्तों क्या इक्विटी मार्केट्स को इतना प्रिसाइजली टाइम करना पॉसिबल भी है? वेल, इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें इक्विटी मार्केट में नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब अगर हमें ढूंढना है तो हमें बॉन्ड मार्केट में जाना पड़ेगा। और जिस बॉन्ड मार्केट पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं जो हमें ऐसे किसी भी इंटरिम पुलबैक से बचा सकता है, उस बॉन्ड मार्केट पैरामीटर का नाम है मूव इंडेक्स। मूव इंडेक्स के बारे में मैंने मेरे इससे पहले के इस वीडियो में चर्चा की है। इस वीडियो को मैंने 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
इन दोस्तों, बॉन्ड मार्केट में जिस तरह के डायनामिक्स बन रहे हैं और उसका इक्विटी मार्केट पे जो प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय में, उसके मद्देनजर मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि मूव इंडेक्स पे एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं मूव इंडेक्स होता क्या है। लेकिन मूव इंडेक्स क्या है वो समझाने से पहले मुझे आपको इस चार्ट में ले जाना पड़ेगा। ये चार्ट हमें बताता है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का पिछले 3 साल में ट्रेंड क्या रहा है। अब इस चार्ट में हम ऐड कर देंगे इस रेड लाइन को। ये रेड लाइन डिपिक्ट करता है पिछले करीब करीब 3 साल में मूव इंडेक्स का हिस्टोरिकल ट्रेंड कैसा रहा है। दोस्तों, मूव इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट के वॉलेटिलिटी को। आप में से जो भी इक्विटी मार्केट में सीजन इन्वेस्टर रह चुके हैं उन्होंने विक्स का नाम जरूर सुना होगा। विक्स बेसिकली इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है। उसी तरह मूव इंडेक्स यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है। बेसिकली जो काम विक्स इक्विटी मार्केट के लिए करता है वही काम मूव इंडेक्स यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट के लिए करता है। तो बेसिकली होता यह है कि जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेंड में एक बहुत एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहे थे लेकिन अचानक से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाने लगे। तो ये संकेत होता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का। और जब भी ऐसा होता है तब तब देखा गया है कि मूव इंडेक्स में एक बड़ा स्पाइक आता है। और दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि पिछले साल सितंबर 2024 के आसपास एग्जैक्टली यही हुआ था। हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा था कि सितंबर 2024 के कुछ समय पहले से ही यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को ये क्लियरली दिखने लगा था कि यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल बन रहा है और जिसके चलते यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स सितंबर 2024 के काफी पहले से ही गिरने लगे थे। और हुआ ये कि सितंबर 2024 तक फेडरल रिजर्व को भी दिखने लगा कि यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल बनता जा रहा है, जिसके चलते सितंबर 2024 के बाद से फेडरल रिजर्व ने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फेड फंड्स रेट को घटाना शुरू किया। फेड ने सितंबर 2024 में रेट कट साइकिल शुरू किया और शुरू में ही पहला जो रेट कट था वो 50 बेसिस पॉइंट्स का था सितंबर 2024 में। और इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2024 में दो और बैक टू बैक 25 बेसिस पॉइंट्स के और 2 रेट कट्स किए गए। इसके चलते सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच में सिर्फ 3 महीने के अंतराल में फेड फंड्स रेट में हमें 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स इतने कम समय में इतनी ज्यादा तेजी से नीचे आते हैं तब बॉन्ड इन्वेस्टर्स में ये डर बैठ जाता है कि शायद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को जरूरत से ज्यादा तेजी से नीचे ला रहा है और इसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख सके। और अगर बॉन्ड इन्वेस्टर्स में ये डर बैठ गया कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है तो बॉन्ड इन्वेस्टर्स यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक ज्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करने लगते हैं। और इसके चलते देखा यह गया है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ऐसी स्थिति में बढ़ने लगता है। और इसीलिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सितंबर 2024 के पहले यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रहा था क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स को यह दिख रहा था कि यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल बन रहा है। लेकिन सितंबर 2024 के बाद जैसे ही इन्फ्लेशन फियर्स बढ़ने लगे उसके बाद यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेंड में एक बहुत एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आया और यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वापस ऊपर जाने लगे। और जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के ट्रेंड में इतना एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आता है, ये संकेत होता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी का। इसका परिणाम ये हुआ कि मूव इंडेक्स, जो कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है, वो बढ़ के पहुंच गया 136 तक। दोस्तों, मूव इंडेक्स का 100 के ऊपर चले जाना यूजुअली इस बात का संकेत होता है कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मूव इंडेक्स का 120 के ऊपर चले जाना तो इस बात का संकेत होता है कि बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी अब डेंजरसली ज्यादा है। और हम देख सकते हैं कि नवंबर 2024 आते आते एग्जैक्टली यही हुआ। नवंबर 2024 तक आते आते मूव इंडेक्स 136 तक पहुंच गया था। इन दोस्तों, जैसा कि हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में आगे चलकर देखेंगे, मूव इंडेक्स का इतने ज्यादा ऊपर चले जाना इक्विटी मार्केट्स के लिए यूजुअली एक अच्छा संकेत नहीं होता है। इन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको मूव इंडेक्स और इक्विटी मार्केट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सारे रिसेंट एग्जांपल्स के बारे में बताऊं जब मूव इंडेक्स बहुत ज्यादा तेजी से 120 के ऊपर चला गया था रिसेंट टाइम्स में। दोस्तों, अगली बार जब हमें मूव इंडेक्स में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला
वो था अप्रैल 2025 के दौरान। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रैल 2025 के कुछ समय पहले से यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली धीरे धीरे नीचे आने लगा था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के इस डाउन ट्रेंड में हमें अब्रप्टली एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला 2 अप्रैल 2025 को। 2 अप्रैल 2025 वो दिन था जिस दिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे स्वीपिंग टैरिफ्स को इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया। और इंपोर्ट्स में टैरिफ की मात्रा को इतना ज्यादा बढ़ा देने का परिणाम ये हुआ कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स में फिर से एक बार ये डर बैठ गया कि आने वाले समय में टैरिफ्स के चलते यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और इसके चलते हमें इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि 2 अप्रैल 2025 तक यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में जो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, उस डाउन ट्रेंड में 2 अप्रैल 2025 के बाद एक अब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आया और यूएस के जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है वो यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को 2 अप्रैल 2025 के बाद ऊपर ड्राइव अप करने लगे। और हमने पहले भी देखा जब भी यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में इतना अब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आता है तो उसका असर ये होता है कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और इसके चलते मूव इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है। और इस बार भी यही हुआ। इस बार हमें देखने को मिला कि मूव इंडेक्स 140 तक पहुंच गया। दोस्तों बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी का इतना बढ़ जाना कि मूव इंडेक्स 140 तक चले जाए, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक सिग्नल होता है। इनफैक्ट मूव इंडेक्स का 140 तक चले जाना कुछ हद तक ये दर्शाता है कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स का यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो कॉन्फिडेंस है वो अब डगमगा रहा है। और दुनिया की कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा भी डगमगाए। और इसीलिए दोस्तों ज्यादातर बॉन्ड मार्केट एनालिस्ट का ये मानना है कि बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी के इतना ज्यादा बढ़ जाने के चलते डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ्स को लेके उनके जो एक्सट्रीम पोजीशन थे उससे पीछे हटना पड़ा। और हमें देखने को ये मिला कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 9 अप्रैल 2025 आते आते डोनाल्ड ट्रंप को अपने 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ अनाउंसमेंट से पीछे हटना पड़ा। 9 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स किए थे उनका इंप्लीमेंटेशन वो 90 डेज से पोस्टपोन कर रहे हैं। दोस्तों यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसेशन था और हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ 9 अप्रैल 2025 को, उसके थोड़े समय बाद से ही फिर से एक बार यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने लगे। और इसका असर ये हुआ कि हमें यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और मूव इंडेक्स जो कि अप्रैल 2025 में 140 तक चला गया था, वो सितंबर 2025 तक आते आते 75 के भी नीचे चला गया। लेकिन दोस्तों अब हम जिस पड़ाव में खड़े हैं, इस पड़ाव पे आकर हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, स्पेशली बिकॉज अब फेडरल रिजर्व ने फिर से एक बार अपना रेट कट साइकिल शुरू कर दिया है। फेडरल रिजर्व ने सितंबर 2025 में फेड फंड्स रेट को ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है और यह भी इंडिकेशन दिया है कि अक्टूबर 2025 और दिसंबर 2025 में फेडरल रिजर्व फेड फंड्स रेट को और 2 बार 25 बेसिस पॉइंट से घटा सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इस साल के अंत तक आते आते हमें सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 के बीच में सिर्फ 3 महीने के अंदर हमें कुल मिलाकर 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट्स देखने को मिलेगा। और ये सारे रेट कट्स ऐसे समय में होंगे जब बॉन्ड इन्वेस्टर्स के दिमाग में ऑलरेडी ये डर बैठा हुआ है कि टैरिफ्स के चलते आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर बॉन्ड इन्वेस्टर्स को फिर से ये डर लगने लगा कि फेडरल रिजर्व जरूरत से ज़्यादा तेजी से फेड फंड्स रेट को घटा रहा है, ऐसे समय में जब टैरिफ्स के चलते इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ये जो यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, इस डाउन ट्रेंड में फिर से एक अब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले और फिर से हमें देखने को मिले कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वापस ऊपर जाने लगे हैं। और दोस्तों अगर आने वाले समय में हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में एक अब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला तो उसका नतीजा ऑलमोस्ट सर्टेनली ये होगा कि हमें फिर से एक बार मूव इंडेक्स में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मूव इंडेक्स के बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाने से इक्विटी मार्केट्स पे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि मूव इंडेक्स का बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना, स्पेशली मूव इंडेक्स का 120 के ऊपर चले जाना इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है।
इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हमें मूव इंडेक्स के चार्ट को निफ्टी के चार्ट के साथ एक साथ लगाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मूव इंडेक्स और निफ्टी के चार्ट को एक साथ देखते हैं। इसके लिए हम मूव इंडेक्स के इस चार्ट को थोड़ा ऊपर लेते हैं और इस चार्ट में हम इस ब्लू लाइन को ऐड कर देते हैं। ये ब्लू लाइन निफ्टी के हिस्टोरिकल ट्रेंड को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो लाइंस करीब करीब एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। जब भी ये रेड लाइन यानी कि मूव इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है, तब हमें निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिलता है, और जब भी ये रेड लाइन यानी कि मूव इंडेक्स बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, तब हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है। अब चलिए इस चार्ट में जूम इन करते हैं और करीब से देखते हैं उन दो पीरियड्स को जब हमें हाल के समय में मूव इंडेक्स में बड़े स्पाइक्स देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, सितंबर 2024 के बाद हमें मूव इंडेक्स में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला और 4 नवंबर 2024 आते आते मूव इंडेक्स बढ़कर पहुंच गया 136 तक। और मूव इंडेक्स के इतने बड़े स्पाइक का अंजाम ये हुआ कि सितंबर 2024 के बाद से निफ्टी में भी हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। दूसरी बार हमें इस तरह का एक बड़ा मूव इंडेक्स में स्पाइक देखने को मिला 2 अप्रैल 2025 के बाद। हमने जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 2 अप्रैल 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के लगभग सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे स्वीपिंग टैरिफ लगाने का डिसीजन अनाउंस किया, और इसके चलते हमें यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के डाउन ट्रेंड में एक एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल दिखा, और इसका नतीजा ये हुआ कि मूव इंडेक्स बढ़कर पहुंच गया 140 तक। और इसका इक्विटी मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा, जैसा कि हम देख सकते हैं, फिर से एक बार मूव इंडेक्स के ऊपर जाने के चलते इक्विटी मार्केट में हमें फिर से एक बार 2 अप्रैल 2025 के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मूव इंडेक्स का इतने ज्यादा ऊपर चले जाने से इस बात की आशंका बढ़ने लगी कि बॉन्ड इन्वेस्टर्स का यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उस पे जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा सकता है, और बॉन्ड इन्वेस्टर्स का यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने टैरिफ अनाउंसमेंट से पीछे हटना पड़ा। और हमने देखा कि 9 अप्रैल 2025 तक आते आते डोनाल्ड ट्रंप को अपने 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ अनाउंसमेंट से पीछे हटना पड़ा, और उन्हें यह अनाउंस करना पड़ा कि वो अपने 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ अनाउंसमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन को 90 डेज से पोस्टपोन करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंप्लीमेंटेशन को 90 डेज से पोस्टपोन किया, वैसे ही बॉन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, और मूव इंडेक्स जो कि 140 तक पहुंच गया था अप्रैल 2025 में, वो सितंबर 2025 तक आते आते 75 के भी नीचे आ गया। और इसका इक्विटी मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा? 9 अप्रैल 2025 के बाद जैसे जैसे मूव इंडेक्स नीचे आने लगा, वैसे वैसे दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में हमें बहुत ज्यादा तेजी का माहौल देखने को मिला, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के इक्विटी मार्केट्स में। और सितंबर तक आते आते यूएस के सारे लीडिंग इक्विटी इंडेक्सेस अब न्यू ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुके हैं। अप्रैल के बाद ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में जो ये तेजी है वो हमें इंडिया के इक्विटी मार्केट्स में भी देखने को मिली। जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, अप्रैल के बाद निफ्टी में एक बहुत बड़ा उछाल आया। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हाल के कुछ हफ्तों में इंडिया के केस में इस रैली में कुछ हद तक एक विराम लगा है, और इसका मेन कारण है कि हाल के समय में हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया को कुछ हद तक सिंगल आउट करके इंडिया पे 50% तक का प्यूनिटिव टैरिफ्स इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसका ऑब्वियसली इंडियन इक्विटी मार्केट्स के सेंटिमेंट्स पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ा है। तो इसीलिए हाल के हफ्तों में हमें निफ्टी में वो तेजी देखने को नहीं मिली जो हमें ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इतने स्टीव टैरिफ इंपोजिशन के बावजूद भी निफ्टी में अभी तक कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है, और निफ्टी का अभी भी ओवरऑल रुख जो है वो ऊपर की तरफ ही है। और इसीलिए दोस्तों, मेरा स्ट्रांगली मानना यह है कि ग्लोबल मार्केट्स की तरह बहुत जल्द हमें निफ्टी में भी एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है इस पड़ाव पे आकर, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने फिर से एक बार फेड फंड्स रेट को घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर फेडरल रिजर्व बहुत ज्यादा तेजी से फेड फंड्स रेट को आने वाले समय में घटाता है, और इसके चलते बॉन्ड इन्वेस्टर्स में फिर से एक बार नए सिरे से ये डर बैठ जाता है कि आने वाले समय में हमें इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है,
तो इसका असर ये होगा कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड डील्स जो अब तक एक डाउन ट्रेंड में थे, उसमें हमें फिर से एक बार एक एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड डील्स फिर से एक बार ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड डील्स के में अगर एक एब्रप्ट ट्रेंड रिवर्सल आता है, तो ऑलमोस्ट सर्टनली इसका परिणाम ये होगा कि हमें आने वाले समय में मूव इंडेक्स में भी एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल सकता है। और अगर आने वाले समय में वाकई में हमें मूव इंडेक्स में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है, स्पेशली अगर हमें मूव इंडेक्स 120 के भी ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो इससे इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि हमें निफ्टी में एटलीस्ट एक इंटरिम पुलबैक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में रखें। आने वाले समय में अगर हम देखते हैं कि मूव इंडेक्स में फिर से बड़ा स्पाइक आता है, स्पेशली अगर हम देखते हैं कि मूव इंडेक्स फिर से एक बार 120 के ऊपर चला गया, तो ऐसी सूरत में आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको घटाने के बारे में सोच सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, एक बार मूव इंडेक्स फिर से नीचे आने लगे, स्पेशली एक बार मूव इंडेक्स 100 के नीचे चला जाए, उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो इक्विटी एक्सपोजर है उसको धीरे धीरे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। और दोस्तों, मूव इंडेक्स और इस तरह के कई सारे और बॉन्ड मार्केट पैरामीटर्स के सहारे metacaps.ai में हमने एक बहुत ही रोबस्ट रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाया है, जिसके तहत हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। और दोस्तों, इसका कारण ये है कि बिजनेस साइकिल के जिस पड़ाव में हम अभी है, इस पड़ाव में ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है कि हमारे पास एक रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क हो, एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी हो, ताकि इक्विटी मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव के बीच हम हमारे दिमाग को स्थिर रख सके और एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी के तहत हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले सके। क्योंकि दोस्तों, इस स्टेज में आकर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गट फील के बेसिस में लें। दोस्तों, ऐसा ही एक रोबस्ट रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क, एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी हमने metacaps.ai में बनाया है, जिसका उपयोग हम करते हैं हमारा फ्लैगशिप अल्फासिप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो होता यह है कि अल्फासिप स्ट्रैटेजी के तहत हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज को कंटिन्यूअसली कुछ हाई परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स और कुछ हाई परफॉर्मिंग डेट फंड्स के बीच में कंटिन्यूअसली रिबैलेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्विच करते रहते हैं एज पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। और ये जो हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में हम रिबैलेंसिंग और स्विचिंग करते रहते हैं, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट वेरिएबल्स जिनको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। और इन 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट पैरामीटर्स को मॉनिटर करके हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी कंडीशंस इजी होते जा रहे हैं या टाइट होते जा रहे हैं। और हमारा निष्कर्ष अगर ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अब इंप्रूव कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। और अगर हमारा निष्कर्ष ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में टाइट होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर घटा देते हैं। दोस्तों, इस अल्फासिप स्ट्रैटेजी के सहारे पिछले एक साल में हमने हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कई सारे बेहतरीन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है। और इन ट्रेड्स का परिणाम ये हुआ है कि पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से जो करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला है, उस करेक्शन के इंपैक्ट से काफी हद तक हम सफल रहे हैं अपने क्लाइंट पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट करने में। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 के बाद से निफ्टी में हमें जो रिबाउंड देखने को मिला है, काफी हद तक हम इस रिबाउंड को भी हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कैप्चर करने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस तरह के एक स्ट्रिक्ट रूल्स बेस्ड अप्रोच के तहत मैनेज होना चाहिए, तो आप भी हमारे अल्फासिप स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अल्फासिप स्ट्रैटेजी को हम 3 अलग अलग वेरिएंट्स में ऑफर करते हैं। इन तीनों वेरिएंट्स का डिटेल अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनमें से जो वेरिएंट रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है पहला वेरिएंट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट। अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट के तहत अगर आप एनुअली 2.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर अपना SIP कम से कम 5 साल तक जारी रखते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 1010D। इनफैक्ट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट शायद एकमात्र अब ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचा है जिसके तहत इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में भी पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहता है।
अगर आपको अल्फासिप के 3 में से किसी भी वेरिएंट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है तो आप हमारे वेबसाइट metacabs.ai/products में जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको अल्फासिप के तीनों वेरिएंट्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको जिस वेरिएंट में भी इन्वेस्ट करने की इच्छा है उस वेरिएंट के लिए आप हमारे वेबसाइट में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हमने इसलिए रखा है ताकि हम सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को कॉल करें जिनको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। एक बार आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं उसके बाद हमारे सेल्स टीम की तरफ से आपको एक कॉल जाएगा और हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको और विस्तार से कॉल पे बताएंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंसाइट्स मैंने इस वीडियो के दौरान आपके साथ साझा किया, ये सारे इंसाइट्स आपको पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। अगर ये इंसाइट्स आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।